हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में मैं बचे हुए दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करने जाऊंगा, दैट इज मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। अभी तक आपको चार टाइप की मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिखा चुका हूँ। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बची हैं दो मात्र सिंपल कंडीशंस हैं, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म की। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? बेसिक कंडीशंस है, जैसे एग्जांपल से मैंने चेन, पोजीशन, रिंग चेन और फंक्शनल को समझाया है, उसी तरीके से उन्हीं एग्जांपल से हम मेटा और टॉटोमेरिज्म को भी समझेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से कंसेप्ट समझ में आता है। समझने वाली चीजें, इनको कोई मगअप नहीं कर सकता, समझना है ये सारी चीजें, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि ये एग्जाम्पल आएंगे पेपर में यार। क्लियर है? तो समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम्पल आपको देखना आ जाएगा कि किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि चेन है या पोजीशन है या रिंग चेन है या फंक्शन है या फिर मेटामेरिज्म है या टॉटोमेरिज्म है। क्लियर है? तो वो एग्जाम्पल इसीलिए ही दे रहा हूं मैं, जिससे समझ में आए कंसेप्ट आपके। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं बेटा मेटामेरिज्म की। किसकी? मेटामेरिज्म की। क्लियर है? अब होती क्या है, कब अराइज होती है? जैसे चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल की बताई थी, अब इसकी भी कंडीशन होगी, तो वो सुनना क्या है। क्या? इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल रेडिकल। जो एल्काइल रेडिकल है बताया पूरा ऑर्गेनिक में, नॉमेनक्लेचर में पूरा इस पे टॉपिक डिस्कस किया। एल्काइल रेडिकल आर को बोलते हैं। क्लियर है? तो वही बोला है, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ दिस एल्काइल रेडिकल अटैच टू द सेम पॉलीवेलेंट एटम और अ ग्रुप। किसी एक पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम या कोई पॉलीवेलेंट ग्रुप है, उसके जो दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल ज्वाइन हो रहे हैं, उनके नेचर में डिफरेंस अगर आएगा तो वो मेटामेरिज्म की कंडीशन बन जाएगी। क्या? अगर कोई पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप, जैसे पॉलीवेलेंट एटम हो गया नाइट्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी हो सकती है, तो पॉलीवेलेंट हो गया ना, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है। ऑक्सीजन हो गया, इसकी वैलेंसी 2 है। क्लियर है? कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसकी वैलेंसी 2 है, पॉलीवेलेंट है। क्लियर है? एसिड वाला ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसकी भी 2 वैलेंसी है। या फिर NH वाला ग्रुप हो गया, सेकेंडरी अमीन वाला गैस, तो ये पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप है। तो इनकी ये जो वैलेंसीज है, इस पे जो R बैठा है, R1, R2, R डैश, R डबल डैश कर दे रहा हूं मैं, यहाँ पर जो एल्काइल रेडिकल बैठा है, ये वाला, ये जो एल्काइल रेडिकल बैठा है, इसके नेचर में चेंजेस करेंगे और हम डिफरेंट मेटामर्स बनाते चलेंगे। तो इन R या इन एल्काइल रेडिकल के नेचर में डिफरेंस में आने की वजह से मेटामेरिज्म शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो मेन कंडीशन एक ही है, क्या? इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल रेडिकल अटैच टू द सेम पॉलीवेलेंट एटम और अ ग्रुप। किसी एक पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप के जो दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल बैठे हुए हैं, उनका नेचर बदलने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आती है, उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। क्लियर है? बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए, तभी होगा ये पॉसिबल। क्लियर है? तो एग्जांपल्स देखें हम, कंडीशन समझ में आ गई होगी, कंडीशन और क्लियर हो जाएगी, एग्जांपल देखें। क्लियर है? तो एग्जांपल करने से पहले मैंने आपके लिए पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप लिख दिए हैं। तो पॉलीवेलेंट एटम कौन है? जैसे ये रहा एटम, अब ये ग्रुप आ गया, ये पॉलीवेलेंट एटम आ गया, ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया, तो ये सब पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप है। इसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, तभी तो नेचर दिखाओगे आप R का, 2 डिफरेंट R। क्लियर है? चलें आगे। तो ये कुछ पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप बना रखे हैं। ये कौन सा? ईथर वाला आ गया, सेकेंडरी अमीन आ गया, टर्शरी अमीन का केस आ गया, कीटोन्स का केस आ गया, एसिड या एस्टर्स का केस आ गया। तो ये कंडीशन है मेटामेरिज्म की, कि पर्टिकुलर किसी पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के दोनों तरफ जो बैठे हुए या दोनों या तीनों तरफ जो बैठे हुए एल्काइल रेडिकल होंगे, उनके नेचर में अगर डिफरेंस आएगा और फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कहेंगे। एग्जांपल देखो, ये देखो। क्लियर है? पॉलीवेलेंट एटम दिख गया, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। तो पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप तो सेम रखना ही है। इसके दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल देख, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये R1 बोल दूं, इसे R1 R2 बोल दूं। क्लियर है? दोनों से मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? बट मुझे इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। क्लियर है? इसमें एल्काइल रेडिकल कौन है? इथाइल है दोनों। कौन है? इथाइल है। बट यहीं पर दूसरा कंपाउंड देख, इसका R बदल गया, ये R बदल गया। पहले इस पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ कौन बैठे हुए हैं? इथाइल। बट वहीं पर इस कंपाउंड में
उसी पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ, एक तरफ मिथाइल बैठा है, एक तरफ प्रोपाइल बैठा है, बदल गया नेचर एल्काइल रेडिकल का, बदल गया नेचर एल्काइल रेडिकल का। तो यही समझाना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है? तो इसको R3 और इसको R4 बोल दे। क्लियर है? तो यही एल्काइल रेडिकल के नेचर के बदलने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आती है उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। क्लियर है? तो इस केस में फॉर्मूला देख ले, दोनों का सेम ही आएगा, 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी, एक ऑक्सीजन इसमें भी, एक ऑक्सीजन इसमें भी, हाइड्रोजन गिन, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, 10 हाइड्रोजन इसमें भी और 10 हाइड्रोजन उसमें भी। क्लियर है? हाँ या ना? तो सेम ही फॉर्मूला बैठ के आएगा बेटा, सेम ही फॉर्मूला बैठ के आएगा, बस फर्क ये आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ जो एल्काइल रेडिकल बैठे हुए होंगे उनका नेचर डिफर कर रहा होगा। क्लियर है? तो नाम भी बदलेगा डेफिनेटली, इसका नाम लिखोगे तो इथॉक्सी इथेन लिखा जाएगा और इसका नाम लिखोगे मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा जाएगा, और ये दोनों आपस में और कुछ नहीं मेटामर्स है। मेटामर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है? इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, इतना से समझना है कि एक पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ जो एल्काइल रेडिकल बैठे हैं एक कंपाउंड में तो अलग होंगे और दूसरे कंपाउंड में वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है? तो उस केस में जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है वो होती है मेटामेरिज्म। क्लियर है? दैट्स इट। इस कंडीशन को दिमाग में रखना है, ठीक है ना? और एग्जांपल्स देखो और क्लियर होता चलेगा। एक और देखो, ये रहा पॉलीवेलेंट एटम, देखो पकड़ो सबसे पहले, ये रहा इसका पॉलीवेलेंट एटम, ये रहा एल्काइल रेडिकल, ये कौन बैठा है मिथाइल और ये कौन बैठा है प्रोपाइल। क्लियर है? तो ये वाला R और ये R डैश। क्लियर है? इसी केस में देख, इधर एल्काइल रेडिकल कौन बैठा है मिथाइल, तो ये R आ गया, बट यहां पर कौन बैठा है R डबल डैश, डिफरेंट हो गया। क्लियर है? आइसोप्रोपाइल है, ये कौन सा प्रोपाइल है आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? तो बदल गए ना R। तो सिंपल सी बात है, क्या एक पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ जो एल्काइल रेडिकल है उसका नेचर बदल जाएगा। इसमें प्रोपाइल जोड़ रखा है मैंने और मिथाइल जोड़ रखा है, पर इसमें वहीं पर मिथाइल तो वही है बट प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल, तो नेचर तो बदल गया ना R का, नेचर तो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा भाई, बिल्कुल नेचर तो आपने बदल ही दिया ना एल्काइल रेडिकल, या तो दोनों का ही नेचर बदल दो या एक का नेचर बदल दो, बदला तो है ही ना एल्काइल रेडिकल का नेचर। क्लियर है? तो इसी एल्काइल रेडिकल के नेचर के बदलने की वजह से जो आइसोमेरिज्म आती है उसे हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। तो पॉलीवेलेंट एटम ये रहा, इसका एल्काइल रेडिकल, इसका एल्काइल रेडिकल, देख लेना अगर सेम टू सेम यही आ रहे हो तो आइसोमर है ही नहीं, वो आइडेंटिकल हो गए। बट इसमें जब हमने देखा तो मिथाइल वाला तो चलो सेम आ रहा है, बट दूसरा जो प्रोपाइल था वो अब आइसोप्रोपाइल वाली कंडीशन आ गई, तो बदल गया R, एल्काइल रेडिकल के नेचर में फर्क आ गया, तो डेफिनेटली इसमें मेटामेरिज्म मिलेगी ही मिलेगी। बट जब नाम लिखे तब क्या हुआ, तो इसका नाम लिखा तो मैंने नाम लिखा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और इसका नाम लिखा तो नाम लिखा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? तो सर ये तो पोजीशन आइसोमर्स जैसे लग रहे हैं, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बिल्कुल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो असल में यहाँ पर मेटामर्स के साथ साथ ये पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे, यहाँ पर ये मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे, बट क्वेश्चन आए तो प्रायोरिटी मेटामर्स को दी जाती है, क्वेश्चन आए बट प्रायोरिटी मेटामर्स को दी जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ क्लियर है क्या एल्काइल रेडिकल के नेचर में फर्क दिख गया। क्लियर है? इसलिए मेटामर्स कहलाए जाएंगे, और साथ ही साथ पोजीशन आइसोमर्स तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से समझ गए होगे आप। क्लियर है? दैट्स इट। एक और केस देख, ये रहा पॉलीवेलेंट एटम, इसमें भी ये रहा, इसमें भी ये रहा, एक एल्काइल रेडिकल R ये गया, एक एल्काइल रेडिकल R डैश ये गया, इसमें एक एल्काइल रेडिकल वही R इसमें आ गया और इसमें ये एल्काइल रेडिकल R डबल डैश आ गया। क्लियर है? बदल गया नेचर, दिख गया होगा। तो इसके चारों तरफ मिथाइल और ब्यूटाइल लग रहा है और इसमें एक तरफ मिथाइल लग रहा है, एक तरफ आइसोब्यूटाइल है। ये कौन है बेटा? आइसोब्यूटाइल लग रहा है। क्लियर है? तो एल्काइल रेडिकल में फर्क आ गया, डेफिनेटली मेटामर्स होंगे। कौन होंगे? मेटामर्स। कौन होंगे बेटा? मेटामर्स होंगे दोनों। कौन होंगे? मेटामर्स, क्योंकि एक पॉलीवेलेंट एटम के पड़ोस में जो एल्काइल रेडिकल लगा हुआ है उसका नेचर बदल गया है, और नेचर बदला जैसे एल्काइल रेडिकल का, वो मेटामेरिज्म की कंडीशन बन जाती है। दैट्स इट। क्लियर है? तो नॉमेनक्लेचर किया तो इसका नाम दिया तो 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन आया, इसका नाम दिया 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन आया। क्लियर है? तो सर ये तो चेन आइसोमर्स बन गए, बिल्कुल बन गए भाई, फॉर्मूला सेम है, चेन आइसोमेरिज्म आ जाएगी यहाँ पर। कौन सी आइसोमेरिज्म आ जाएगी? चेन। तो मेटामर्स के साथ साथ चेन, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटेन की चेन है और यहाँ पर प्रोपेन की चेन है, और मेरे ख्याल से ये वाली चेन आई थिंक सो पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, ये दोनों मेरे ख्याल से आपस में चेन आइसोमर होते हैं। तो एक बार मैंने यहाँ पर बैठा दिया OCH3 को, एक बार मैंने यहाँ पर बैठा दिया OCH3 को, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में डेफिनेटली
चेन आइसोमर्स ही होंगे, चेन आइसोमर्स ही होंगे, बट प्रायोरिटी आपको पता है मेटामर्स को ही दी जाएगी। किसको? मेटामर्स को। याद रखना ये वाली बात है, इंपॉर्टेंट केस है। तो इन शॉर्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल अगर कोई मेटामर है तो वो पोजीशन और चेन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस दिखा दिया मैंने आपको, इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट इज चेन आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी इन दोनों के केस में मेटामर्स को पहले दी जाएगी, बाद में अगर ऑप्शन नहीं है मेटामर्स का तब आप पोजीशन और चेन लगा के आना आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो नोट में वही लिखा है, मेटामर्स मे बी चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामेरिज्म। मेटामर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि पोजीशन और चेन ना हो सकते हैं पोजीशन और चेन आइसोमर्स भी, बट हमेशा प्रायोरिटी मेटामर्स को ही दी जाती है, हमेशा प्रायोरिटी मेटामर्स को ही दी जाती है, याद रखना। क्लियर है? एक दूसरा आपने शायद गौर नहीं किया हो, मैं बता रहा हूं, देखो जरा, जब मैं मेटामेरिज्म के साथ पोजीशन या मेटामेरिज्म के साथ चेन आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपने ध्यान नहीं दिया एल्कोक्सी ग्रुप मैंने सेम रखा है। ऐसा जरूरी थोड़ी एल्कोक्सी ग्रुप सेम हो, बिल्कुल जरूरी होता है, याद रखना। अगर आपको मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म दिखानी है ईथर्स में तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बात ध्यान नहीं रखी तो कंपाउंड बदल जाता है, इसलिए। क्लियर है? क्या अगर आपको ईथर के केस में मेटामर्स बनाने हैं और साथ ही साथ चेन पोजीशन दिखानी है तो आपको एल्कोक्सी ग्रुप, जो छोटा वाला एल्कोक्सी ग्रुप होता है, वो कांस्टेंट करना पड़ेगा। आपस में नहीं कह रहा हूं, इधर इधर कह रहा हूं। क्लियर है? तो मेटामर्स बनाने हैं और साथ साथ चेन आइसोमर बनाने हैं तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों कंपाउंड में ये एल्कोक्सी ग्रुप सेम आए, तभी मैं उसको पोजीशन और चेन में अरेंज कर पाऊंगा। क्लियर है? तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, नोट में वही लिखा हुआ है। क्या? फॉर ईथर्स एल्कोक्सी ग्रुप मस्ट रिमेन कांस्टेंट इन पोजीशन एंड चेन आइसोमर्स। क्लियर है? अगर एल्कोक्सी ग्रुप मैंने सेम नहीं रखा तो वो पोजीशन और चेन आइसोमर्स होंगे ही नहीं भाई साहब। अगर मैंने एल्कोक्सी ग्रुप कांस्टेंट नहीं रखा तो वो पोजीशन और चेन आइसोमर्स होंगे नहीं। क्लियर है? ये वाली बात ध्यान रखना। अगर मुझे इसमें मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म देखनी है तो मुझे इस एल्कोक्सी ग्रुप को दोनों केस में सेम रखना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें अगर मुझे मेटामेरिज्म के साथ साथ चेन आइसोमेरिज्म इसमें देखनी है तो मुझे एल्कोक्सी ग्रुप कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो जरूरी थोड़ी मैं ऐसे बनाऊं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3, ये भी मेटामर्स है, बट ये और ये भी मेटामर्स है, बट दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। ये और ये भी मेटामर्स है, पर इन दोनों को चेन आइसोमर नहीं बोलोगे, क्योंकि अब जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो इथॉक्सी है, बट इसके केस में जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो मिथॉक्सी है। तो ये दोनों केवल मेटामर्स होंगे, पोजीशन या चेन आइसोमर नहीं बन सकते। तो वही नोट लिखा हुआ है कि अगर आपको मेटामेरिज्म के साथ साथ उसके अंदर पोजीशन या चेन आइसोमेरिज्म दिखाने वाली कंडीशन बनानी है तो आपको एल्कोक्सी ग्रुप कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट सीधी भाषा में इस पॉलीवेलेंट एटम के जो लग रहे हैं एल्काइल रेडिकल, उनमें से एक को तो आपको छेड़ना नहीं है, दूसरे वाले को छेड़ सकते हो आप। क्लियर है? एक एल्काइल रेडिकल को आपको टच भी नहीं करना, क्योंकि अगर उसको बदल दिया तो एल्कोक्सी ग्रुप वेरी कर जाएगा, जिसकी वजह से पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म गड़बड़ा जाएंगी, वो हो गई नहीं फिर पोजीशन और चेन आइसोमर। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट कर लीजिए जरा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिए इन दोनों को जल्दी से। चले आगे, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ो। अब ईथर में ही केवल दिखाता रहूंगा क्या? नहीं, ईथर के अलावा अमीन्स में भी है, देख ले सेकेंडरी अमीन में, दिमाग लगा। ये रहा आर, इथाइल इथाइल लग रहे हैं, बदल कर देख ले, मिथाइल हो गया और ये प्रोपाइल हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद करूंगा। क्लियर है? टर्शरी अमीन में भी देख, इथाइल लग रहा है, इथाइल लग रहा है, मिथाइल लग रहा है, बदल दिया मैंने, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया और प्रोपाइल हो गया। क्लियर है? तो आर बदल रहा है भाई किसी पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप। ये पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया, ये पॉलीवेलेंट ग्रुप हो गया, ये पॉलीवेलेंट एटम हो गया, ये पॉलीवेलेंट एटम हो गया। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप के साथ जो एल्काइल रेडिकल लग रहे हैं उनका नेचर बदलोगे तो आइसोमेरिज्म कौन सी आएगी? मेटामेरिज्म। क्लियर है? इसी तरीके से इसमें देख, पॉलीवेलेंट ग्रुप आ गया ये। क्लियर है? ऐसी COO पॉलीवेलेंट ग्रुप आ गया, इसमें क्या मिथाइल मिथाइल लग रहे हैं, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन लग रहा है, एक तरफ इथाइल लग रहा है, फर्क है दोनों में। क्लियर है? और कुछ नहीं। कौन है ये? मेटामर्स है। कौन है? मेटामर्स। अब एक केस और आता है, ध्यान से सुनना जरा, इसको मैं अगर बनाने की कोशिश करूं इस डायग्राम को, ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा जगह है, चलो आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा। ठीक है? अगर इसको ध्यान से देखा जाए, देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसे ही तो बनेगा ये, ध्यान से देखते चलना।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो पॉलीवेलेंट ग्रुप, इसको भी थोड़ा इलैबोरेट कर दे रहा हूँ मैं, फर्क देखना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क दिखाऊंगा आपको। सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, क्लियर है। तो आप इसी की तो बात कर रहे हो, ये वेरी कर दिया आपने, क्लियर है, यही तो एल्काइल रेडिकल वेरी कर रहे हो आप, बदल गए, क्लियर है। तो क्या मैं इसको इस टाइप से ही बना सकता हूं जो मैं बना के दिखा रहा हूं अभी, ध्यान से देखना, ऐसे भी बना सकता हूं क्या, यहां पर भी तो मैंने एल्काइल रेडिकल वेरी कर दिए, दिमाग लगा, यहां पर भी तो मैंने एल्काइल रेडिकल वेरी कर दिए, तो पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप तो यही आया, देख ले जरा, यहां पर भी यही पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप है, इस वाले केस में भी ये पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप है, इस वाले केस में भी वही पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप है। तो बदले तो मैंने भी एल्काइल रेडिकल लिए, इधर भी और उधर भी, इसमें भी इधर भी और इधर भी, इसमें इधर भी और उधर भी। तो क्या जब आप इन दोनों को मेटामर्स बोल रहे हो तो क्या ये भी इन दोनों का मेटामर होगा कि नहीं होगा? याद रखना बेटा, ये मेटामर नहीं होगा इन दोनों का, अकल लगाओगे तो आएगा। ये दोनों जो मैंने केस बनाया ये एस्टर का केस है, यहां पर तो मैंने कंपाउंड ही बदल दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया मैंने, क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी एस्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो मेटामर नहीं होता, दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर, चाहे आप इसका बोल दो चाहे उसका बोल दो, क्योंकि ये दोनों के दोनों एस्टर है और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मेटामर में गिना नहीं जाएगा। भले ही कंडीशन आपको लग रही है मेटामर जैसी कि पॉलीवेलेंट एटम है, एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ C2H5 लगा दिया, वो तो हमने यहाँ पर भी किया है। तो जब ये मेटामर है तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप। आप इसको COOH नहीं बोलते, हम इसको COOH, जब हाइड्रोजन O से लिंक होता है इस वाले सिंगल बॉन्ड वाले से, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडीशन है, इसलिए इसको मेटामर्स में गिना नहीं जाएगा। ये दोनों डेफिनेटली मेटामर होंगे क्योंकि ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है। क्लियर है? चले आगे, क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आया होगा, ठीक है, हाँ या ना? तो वो वाली कंडीशन हमेशा याद रखनी है बेटा, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पॉलीवेलेंट ग्रुप दिखा, एक R दूसरा R, पॉलीवेलेंट ग्रुप दिखा, एक R और दूसरा R, ये दोनों और कुछ नहीं मेटामर्स ही है। इसी तरीके से कीटोन में ये रहा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इधर कौन लग रहा है? मिथाइल, इधर लग रहा है प्रोपाइल, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, इसमें इधर कौन लग रहा है? इथाइल, इधर कौन लग रहा है? इथाइल। क्लियर है? तो R में फर्क दिख गया होगा। और ये कौन है? नाम लिखा तो 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, जब हमने देखा तो ये मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी है। क्लियर है? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेटामर्स है तो पोजीशन या चेन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, दिख रहा है सामने, मेटामर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर भी है। कौन? 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, दैट्स इट। तो एल्काइल रेडिकल के नेचर में फर्क जहां पर भी दिख जाए वो मेटामेरिज्म कहलाई जाएगी। और फर्क किसके एल्काइल रेडिकल में देखना है? किसी पर्टिकुलर पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप के चारों तरफ जो एल्काइल रेडिकल बैठे हुए हैं उनमें, दैट्स इट। क्लियर है? इतनी सी बात थी भैया मेटामेरिज्म की, उम्मीद करूंगा समझ में आई होगी। बेसिक सी कंडीशन है यार, कोई लिखा है इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल रेडिकल, वो एल्काइल रेडिकल जो अटैच्ड है किससे? किसी पर्टिकुलर या सेम पॉलीवेलेंट एटम या ग्रुप से, दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा ये वाली कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, सिंपल कंडीशन है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ या ना? अब लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और देख लो, फिर फिनिश करते हैं इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो की बात करना, ठीक है ना? तो देखो जरा, लास्ट टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सी बेटा? टॉटोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम है बेटा डेस्मोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं इसे हम? डेस्मोट्रोपिज्म। क्लियर है? नाम है, अभी बताऊंगा क्यों पड़ा ये नाम भी, ठीक है? तो अब इसकी कंडीशन देखो भाई, कब आता है ये, ठीक है? टॉटोमेरिज्म सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब आती है? इट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके मूवमेंट की वजह से? हाइड्रोजन एटम के मूवमेंट। मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूं अल्फा हाइड्रोजन के, कौन से हाइड्रोजन के? अल्फा हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से। कौन से हाइड्रोजन के? अल्फा हाइड्रोजन एटम के मूवमेंट की वजह से। मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, केवल हाइड्रोजन एटम नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। क्लियर है? तो वही लिखा है। अभी होता क्या बताऊंगा। इट अराइज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम बिटवीन 2 पॉलीवेलेंट एटम्स विद द एडजस्टमेंट ऑफ वैलेंसी। क्लियर है? तो सिंपल कंडीशन है, किसका मूवमेंट देखना है इसके केस में? अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट देखना है। किसके बीच में? कोई भी 2 पॉलीवेलेंट एटम, कोई भी नहीं उठाते, स्पेसिफिक क्या बताऊंगा। क्लियर है? किसके बीच में से अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है? 2 पॉलीवेलेंट एटम के बीच में।
और इस मूवमेंट में इस तरीके से कराया जाता है कि किसी भी एटम की वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एटम की वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉन्ड मूव कर जाएंगे। जब हाइड्रोजन एक जगह से एक एटम से उठ के दूसरे एटम पे पहुंचेगा तो उसी टाइम पर ही बॉन्ड की मूवमेंट भी हो जाती है, जिसकी वजह से वैलेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है? देखें एग्जांपल तो सुनना जरा, मार्क कर लेना कंडीशन इसकी। क्या कब आती है? जब अल्फा हाइड्रोजन एटम्स का मूवमेंट होता है या अल्फा हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट होता है किसके बीच में? कोई भी दो पॉलीवेलेंट एटम, कोई भी नहीं, अभी एक दिखाएंगे किस कौन सा एटम अल्फा हाइड्रोजन होता है और किसके पास जाएगा ये हाइड्रोजन एटम उठ के, वो सारी चीजें देखेंगे। किसके बीच में मूव करेगा? दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में मूव करेगा, और इस हिसाब से कि उन एटम्स की वैलेंसी पर कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है? तो कीटोन का केस लेके समझा रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। क्लियर है? हाँ या ना? प्रोपेनोन बना रखा है, मैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखा रहा हूं। प्रोपेनोन, अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा दिख रहा है, कुछ नहीं, प्रोपेनोन है ये वाला, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? इसी CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया CH2.H। क्लियर है? इसी CH3 को मैंने उठा के ऐसे लिख दिया CH2 ये और ये H हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया है। क्लियर है? हाँ या ना? ये प्रोपेनोन है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो अल्फा कार्बन पहले देखो भाई, सुनना जरा, ये C डबल बॉन्ड हो, ये और कुछ नहीं, कौन है? ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। कौन है ये C डबल बॉन्ड हो? इसमें जो मेंशन कर रखा है ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है बेटा। कौन है ये? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ऐसे ये बना रखा मैंने। क्लियर है? इस फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ने वाला कार्बन है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? यहाँ नीचे लिख रखा है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ने वाला कार्बन है ये, इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर है? इसी तरीके से ये भी अल्फा कार्बन होगा, इसी तरीके से ये भी एक अल्फा कार्बन होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड रहता है उन्हें कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और उन कार्बन पर जो हाइड्रोजन बैठे हुए होते हैं उन्हीं हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे मेन बात हमें यही पकड़नी है कि असल में ये है कौन? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो सिंपल कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्लियर है? उन अल्फा कार्बन पर जो बैठे हुए H है उन्हें हम कहते हैं अल्फा H या एसिडिक H या एक्टिव H। ये कंडीशन याद रखनी है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फा H है, तो हमारे पास 6 अल्फा H है। कितने? 6, क्योंकि जब ये अल्फा H है तो ये दोनों भी तो अल्फा H ही होंगे, इसी तरीके से ये तीनों भी तो अल्फा H ही होंगे, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। इन पे बैठे हुए H कौन होंगे? सारे के सारे अल्फा H या एसिडिक H या एक्टिव H। तो मेरे ख्याल से अल्फा H तो समझ में आया होगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से अल्फा H तो समझ में आया होगा। इसी H का मूवमेंट दिखाएंगे अब हम, इसी अल्फा H का मूवमेंट देखेंगे किसके बीच में? दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में। अब कौन कौन से होंगे? क्लियर है? वही देखेंगे अब। क्लियर है? इसी अल्फा H का मूवमेंट दिखाएंगे बेटा अब किसके बीच में? दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में, क्योंकि वही टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा अल्फा कार्बन क्लियर होगा। जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए H होते हैं उन्हें हम अल्फा H बोलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखो भाई, कीटोन की बात चल रही है तो कीटोन में एग्जांपल लेके बता रहा हूं। क्लियर है? तो इसमें मूवमेंट देखना अब अल्फा H का। क्लियर है? तो देखो भाई, ये कौन आ गया? फंक्शनल ग्रुप आ गया। ये कौन आ गया? अल्फा कार्बन आ गया। ये कौन आ गया? अल्फा H आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? अब इस अल्फा H का मूवमेंट होगा। अब दो पॉलीवेलेंट एटम जो हम सेलेक्ट करेंगे वो ये रहा, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। क्लियर है? जिस पर ये अल्फा H बैठा है वो वाला पॉलीवेलेंट एटम, और जो फंक्शनल ग्रुप पे जिस पर ये जाएगा कूद के उसका पॉलीवेलेंट एटम। तो कीटोन के केस में कुछ नहीं, अल्फा H उठा यहां से, कहां से? अपने पॉलीवेलेंट एटम से उठा, कार्बन से उठा, और जाके इस कीटोन के ऑक्सीजन पे बैठ जाता है। क्लियर है? और जैसे ही हाइड्रोजन इधर से इधर जाता है तो ये कीटोन का जो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है वो कूद के इस साइड में जंप कर जाता है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी मेंटेन करनी है, ऊपर ही बोला है, क्योंकि वैलेंसी मेंटेन करके चलने। ऑक्सीजन की दो ही वैलेंसी होंगी, या तो डबल बॉन्ड की फॉर्म में अगर आप OH लगा रहे हो तो फिर डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। क्लियर है? हटाना क्या? जंप कर जाता है इधर। तो हाइड्रोजन इस कार्बन से टूटता है, इस ऑक्सीजन पे आके बैठ के OH बना देगा, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह छोड़ के इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट बन गया ये रहा। देख, यहाँ का हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा OH बन गया, और यहाँ का डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में चला गया। क्लियर है? तो ये मूवमेंट होता है अल्फा हाइड्रोजन का। किसका मूवमेंट है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट है। इस तरीके से कराया जाता है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट है। क्लियर है?
हाँ या ना, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो अब पूछा जाता है ये जो फॉर्म बन रही है ये कौन सी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं बेटा कीटो फॉर्म, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर R, ये कौन सी फॉर्म है, कीटोन फॉर्म है। अब यार कीटो ही तो है, एसीटोन या कोई भी कीटोन होता है तो कीटो ही तो लिखते हो उसको, कीटो या ऑक्सो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म है या ऑक्सो फॉर्म एक ही बात है, कीटो फॉर्म बोलते हैं जनरली, क्लियर है। अब बात आती है ये कौन सी फॉर्म है, तो इसमें आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो OH और एक डबल बॉन्ड। तो OH के लिए हम यूज करते हैं ऑल और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं इन, तो इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा, इनॉल फॉर्म है। तो दैट्स इट। तो ये टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है, किसके बीच में मिल रही है, कीटो और इनॉल फॉर्म के बीच में। क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन कूदा, कीटोन के ऑक्सीजन पे गया और कीटोन का ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो कार्बन के पास चला गया। तो मूवमेंट किसका हुआ, अल्फा हाइड्रोजन का, किसके बीच में, दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में। हाँ या ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला सेम ही है, बस बनने का तरीका अलग है। ये तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है, क्लियर है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, जब अल्फा एच का मूवमेंट होता है दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में, और किस हिसाब से, विद द एडजस्टमेंट ऑफ देयर वैलेंसीज। किसी की भी वैलेंसी खराब नहीं हुई, ना इस कार्बन की वैलेंसी खराब हुई होगी ना इस ऑक्सीजन की, देखो कैसे नहीं हुई, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक ये रही, दो इस हाइड्रोजन की वजह से, ये एक इस कार्बन की वजह से, तो चार वैलेंसी यहाँ पर भी देख ले, दो इस हाइड्रोजन की वजह से और दो इस डबल बॉन्ड की वजह से, हो गई चार वैलेंसी। ऑक्सीजन की देख कितनी, दो वैलेंसी हो रखी है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर भी तो दो वैलेंसी है, एक तो इस कार्बन ने बैलेंस कर रखी होगी, एक इस हाइड्रोजन ने बैलेंस कर रखी होगी। तो बेटा डबल बॉन्ड का मूवमेंट इसीलिए कराया गया है कि जिससे वैलेंसी पर कोई फर्क ना पड़े। तो कैसे मूवमेंट हुआ, ये अल्फा हाइड्रोजन गया इधर और इस कीटोन का डबल बॉन्ड गया इधर, दैट्स इट, क्लियर है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम टॉटोमेरिज्म। कब, जब एक कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट कार्बोनिल कंपाउंड में पूरी टॉटोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे से आता है। कार्बोनिल कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म बहुत ज्यादा होती है, पूछी जाती है जनरली, क्लियर है। केवल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बोलूंगा, और भी ऐसे कंपाउंड है जिनमें हम लोग टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं, बट मैं कार्बोनिल के बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखा हुआ है ना, जानते हैं आप इसे अच्छे से, इसलिए, क्लियर है। तो मैंने एग्जाम्पल कार्बोनिल का ही इसीलिए लिया क्योंकि आप उसको जानते हो, कीटोन पढ़ाया है मैंने थोड़ा बहुत, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म की कंडीशन समझ में आई होगी, हाँ या ना। कब अराइज हुई, जब अल्फा हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट हुआ, किसके बीच में, दो पॉलीवेलेंट एटम के बीच में, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कैसे, जिससे वैलेंसी गड़बड़ी ना हो। और जब हमने देखा ये कीटोन वाले केस में, तो क्या बन गया, कीटो और इनॉल फॉर्म बन रही थी टॉटोमेरिज्म से, क्लियर है। तो एक फॉर्म को हम कीटो फॉर्म कह रहे थे और दूसरी फॉर्म को हम इनॉल फॉर्म कह रहे थे। तो ये कीटो और इनॉल फॉर्म और कुछ नहीं, टॉटोमेरिज्म का केस है। किसका केस है, टॉटोमेरिज्म, और ये एक टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, दैट्स इट, सिंपल सी कंडीशन, क्लियर है। अब बात आती है कि टॉटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रोपिज्म का नाम क्यों दे रहे थे। असल में बेटा डेस्मो वर्ड का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकेज और ट्रोपोज का मतलब होता है टर्निंग, क्लियर है। क्योंकि इस केस में बॉन्ड का टूटना भी हो रहा है और बॉन्ड की टर्निंग भी देखी जा रही है। जब अल्फा एच निकल के आएगा तो बॉन्ड टूटेगा ना, और यहाँ पर जो कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है वो टर्न होके कार्बन कार्बन के बीच में जा रहा है। तो इसीलिए बेटा टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं। डेस्मो में मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और ट्रोपोज मतलब टर्निंग भी हो रही है उस बॉन्ड की, क्लियर है, हाँ या ना, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन। इसलिए इसका टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम डेस्मोट्रोपिज्म भी पड़ा हुआ है, दैट्स इट, क्लियर है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन देखें, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखो टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल बना रखे मैंने, तीन केस बना रखे हैं, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना, हाँ या ना। आपसे अल्फा एच का नंबर पूछूं मैं, क्लियर है, किसका नंबर पूछूं, थोड़ा डायग्राम बड़ा कर ले, दिख जाएगा, एक एक करके कंपाउंड दिखा रहा हूं। इस कंपाउंड में अगर आपसे अल्फा एच का नंबर पूछा जाए तो दिमाग लगाएंगे, अल्फा एच का नंबर देखो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, हाँ या ना, कौन है ये, Fg फंक्शनल ग्रुप। अल्फा एच का नंबर पूछा गया, कितना आ रहे हैं, दो इधर आ गए, तीन इधर आ गए, कितने हो गए, 5 अल्फा एच, क्लियर है, हाँ या ना। पहले कंपाउंड में कितने अल्फा एच आ रहे हैं, दिख गया होगा, 5 अल्फा एच, ठीक है। दूसरे कंपाउंड में देखो भाई, ये रहा, दूसरे कंपाउंड में कितने अल्फा एच आ रहे हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप और एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप। उससे क्या फर्क है, दो भी तो आ सकते हैं, जैसे जरूरी थोड़ी है भगवान क्या एक ही बनाओ, क्लियर है। अब है कंपाउंड, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, कंपाउंड दे रखा है आपके पास, ठीक है, हाँ या ना। तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप और एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है, हाँ या ना। अब अल्फा एच देखो, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है और ये भी अल्फा एच है, कितने हो गए, तीनों तीन 6, 6 7 और 1 8,
क्लियर है, ठीक है, कितने आ गए 8 अल्फा एच आ गए, क्लियर है, कितने आ गए 8 अल्फा एच आ गए, क्लियर है, हाँ या ना। अब आप सोचेंगे 8 के 8 मूव नहीं करते, इन 8 में से कोई भी एक मूव कर सकता है, क्लियर है। और लास्ट वाले में अल्फा एच की काउंटिंग देखें तो धुआं मच गया, देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है, और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब अल्फा एच देखें, ये रहे 3 ये गए 3 ये गए 3 ये गए 9 और एक के बीच में बैठा हुआ 10, तो 10 अल्फा एच इसके केस में आ गए, कितने 10, क्लियर है, हाँ या ना। तो आपसे अगर पूछा जाए इन तीनों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच किसके पास है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, लास्ट वाले पे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है, क्लियर है, हाँ ये, हाँ या ना, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच किसके पास है, तो लास्ट वाले के पास है, क्लियर है। तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, ये सुनना जरा लास्ट, क्लियर है, हाँ या ना। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या बन के आता है, ये पूछ लेता है कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका अल्फा एच मोस्ट एसिडिक है, मतलब उसका अल्फा एच हाईली रिएक्टिव है, वो अल्फा एच बॉन्ड या टॉटोमेरिज्म में जाने के लिए हाईली रिएक्टिव है। तो बेटा ये याद रखना हमेशा, किसी पर्टिकुलर अल्फा एच के चारों तरफ जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बैठे होंगे वो उतना ही एक्टिव या उतना ही रिएक्टिव या फिर उतना ही एसिडिक अल्फा एच होगा। जैसे कि यहां पर इस अल्फा एच और इस अल्फा एच को मात्र ये फंक्शनल ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट इस केस में ये जो बीच में बैठे हुए दो अल्फा एच है, इन अल्फा एच को ये फंक्शनल ग्रुप भी इन्फ्लुएंस कर रहा होगा और ये फंक्शनल ग्रुप भी इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, क्लियर है। तो अगर आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए तो इससे ज्यादा एक्टिव या एसिडिक अल्फा एच ये होगा, और अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए इसको, तो इस अल्फा एच को तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप भी इन्फ्लुएंस करेगा, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा और ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब ये तीनों फंक्शनल ग्रुप चाहेंगे कि ये वाला जो अल्फा एच है इसके साथ टॉटोमेरिज्म शो करते, तो इसके पास बहुत ज्यादा एक्टिविटी होगी या बहुत हाईली एसिडिक नेचर वाला अल्फा एच होगा, क्योंकि ये इन तीनों के साथ टॉटोमेरिज्म में जाना चाह रहा होगा। तो याद रखना, किसी पर्टिकुलर अल्फा एच के सराउंडिंग में जितने ज्यादा ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होंगे वो अल्फा एच उतना ही ज्यादा नेचर में एसिडिक हो। अब नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें हमें मोस्ट एसिडिक अल्फा एच मिला है, वो केस है लास्ट। रीजन लिख दिया मैंने, क्या, मोर कार्बोनिल ग्रुप सराउंडिंग वन हाइड्रोजन एटम, मोर एसिडिक एच, मोर एक्टिव एच। तो जितने ज्यादा किसी पर्टिकुलर अल्फा एच या हाइड्रोजन को सराउंड करने वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे वो हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, क्लियर है, ये कंडीशन है, याद रखना बेटा। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जांपल पे से, एक तो अल्फा एच का नंबर पूछ लेता है और दूसरा ये पूछ लेगा इन तीनों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का अल्फा एच किसके पास होगा। तो याद रखना, एक पर्टिकुलर अल्फा एच के सराउंडिंग में जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बैठे होंगे वो अल्फा एच उतना ज्यादा ही एक्टिव होगा, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो, और देखो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से कंपाउंड का जो अल्फा एच है वो मोस्ट एसिडिक है। ध्यान से देखें भाई, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं, 3 हेक्सेनोन, 2,3 हेक्सेन डायोन, 2,4 हेक्सेन डायोन और 2,5 हेक्सेन डायोन। अब पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कीटोन है या डाइकीटोन है जो भी है उसमें मोस्ट एसिडिक, ज्यादा नंबर नहीं, वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा केस है, कौन सा एग्जांपल है या कौन सा ऑप्शन है इनमें से जिसमें एसिडिक एच की एसिडिटी मैक्सिमम मिल रही होगी, क्लियर है। तो देखें, सबसे पहली बात तो अल्फा एच ही पता लगाओ। तो पहले वाले में ये रहे अल्फा एच, ये रहे, तो इन्हीं नामों का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो पहले वाले में कितने अल्फा एच, 4 अल्फा एच, क्लियर है। दूसरे वाले में अल्फा एच देखें, 3 ये रहे, 2 ये रहे, 2 अल्फा एच। तीसरे वाले में 3 ये गए, 2 ये गए और 2 ये गए, 3 4 5 6 7 अल्फा एच। और आखिरी वाले में गिने तो 3 और 2 5 और ऐसी 3 और 2 5, क्लियर है। तो 10 अल्फा एच लास्ट वाले में आ गए। अब ये पूछा जा रहा है इन ऑप्शन में से कि ऐसा कौन सा अल्फा एच है जो सबसे, या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक अल्फा एच मिल रहा है, क्लियर है। तो देखो भाई,
इस अल्फा एच के इन्फ्लुएंस में देखो कितने कार्बोनिल कंपाउंड है, मात्र एक, चाहे इसके इन्फ्लुएंस में देख ले चाहे इसके इन्फ्लुएंस में। इसी तरीके से इस कंपाउंड के अल्फा एच के इन्फ्लुएंस में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके केस में केवल ये इसके इन्फ्लुएंस में है और इन दो अल्फा एच के केवल ये, तो इन शॉर्ट इनके अल्फा एच के भी इन्फ्लुएंस में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इसके केस में देखो यहाँ पर इन अल्फा एच के इन्फ्लुएंस में या ये अल्फा एच केवल इस फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, या ये वाले अल्फा एच केवल इस फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में। इसी तरीके से ये वाले अल्फा एच मात्र इस फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में और ये वाले अल्फा एच मात्र इस फंक्शनल ग्रुप में। तो इन शॉर्ट चाहे आप इस एग्जांपल को उठा रहे हो, चाहे इसको देख रहे हो, चाहे इसको देख रहे हो, जो अल्फा एच है वो मात्र हर केस में एक ही फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। बट जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है इसका, इस अल्फा एच को देखोगे तो इस अल्फा एच के इन्फ्लुएंस में या ये अल्फा एच मात्र इस फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में, इसी तरीके से ये अल्फा एच मात्र इस फंक्शनल ग्रुप के इन्फ्लुएंस में। बट ये जो बीच में दो अल्फा एच बैठे हैं ना, बीच में ये दो अल्फा एच जो बैठे हैं ये इसके भी इन्फ्लुएंस में है और इसके भी इन्फ्लुएंस में है। तो वही मैंने बोला है, जिस भी अल्फा एच के चारों तरफ या जो भी अल्फा एच ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे। तो इन शॉर्ट आंसर सी आएगा, क्योंकि इसी केस में अल्फा एच दो फंक्शनल ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बाकी कोई भी केस उठा लेना उसके जो अल्फा एच है मात्र एक ही फंक्शनल ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो कौन सा आंसर गया? सी, दैट्स इट। तो इस टाइप का क्वेश्चन और बन के आ जाता है बेटा अल्फा एच के ऊपर से। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा टॉटोमेरिज्म की कंडीशन समझ में आई होगी कि होती क्या है, किसके मूवमेंट की वजह से आती है, अल्फा हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से आती है बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम, और इस हिसाब से कि वैलेंसी पर कोई फर्क ना पड़े। क्लियर है? चलें आगे। अब बात आती है, क्या सर केवल कार्बोनिल कंपाउंड के केस में ही टॉटोमेरिज्म चलती है क्या, या कोई और भी केसेस हैं जहां पर टॉटोमेरिज्म लगाई जा सकती है? तो अब सुनना, कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म बता रहा हूं। किसकी कंडीशन बेटा? टॉटोमेरिज्म की कंडीशन। किस किस केस में टॉटोमेरिज्म एप्लीकेबल है? तो सबसे पहला, कार्बोनिल कंपाउंड्स में टॉटोमेरिज्म वो है एप्लीकेबल है। क्लियर है? कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस, वही कीटोन वाले यार, इसके केस में टॉटोमेरिज्म पूरी तरीके से एप्लीकेबल। आपको मेजर टॉटोमेरिज्म यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं, कार्बोनिल में ही। क्लियर है? ज्यादा एग्जांपल इसी के दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि केवल कार्बोनिल में ही हो, कार्बोनिल के अलावा भी और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? HNO2 है, ठीक है, यूरिया है, ठीक है, और HCN है। ये कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जिनमें हम टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा। क्लियर है? चलें, तो कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, अब सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर देखने से टॉटोमेरिज्म। सिंपल कंडीशन है, अल्फा एच ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है बेटा? अल्फा एच देखना है। एटलीस्ट एक तो अल्फा एच होना ही होना चाहिए, तो वही लिखा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा एच विल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। खत्म बात, ये कंडीशन है। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें मिनिमम से मिनिमम एक अल्फा एच भी अगर आ रहा है तो उसमें टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। क्लियर है? तो एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स देखो। तो यहां पर मैंने बना रखे कंपाउंड्स, यहां पर बना रखे अल्फा एच, और ये पूछा जाएगा टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। क्लियर है? सबसे पहला केस, फॉर्मल्डिहाइड बनना है। इसमें भाई कोई अल्फा एच है, ये दिख रहे हैं, बट ये दोनों अल्फा एच नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है इकलौता। और कोई आस पड़ोस में इसके कार्बन है जिसको आप अल्फा कार्बन कह सकते हो? नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। तो अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, सिंपल सी बात। दूसरा एसिटल्डिहाइड, ये आ गया कौन? फंक्शनल ग्रुप। अल्फा एच दिख गए होंगे, कितने हैं? 3। कितने अल्फा एच दिख रहे हैं? 3। तो डेफिनेटली मिनिमम एक होना चाहिए। अब 3 है तो बढ़िया है, तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से CH3 का होल थ्राइस है बेटा, ये होल ट्वाइस नहीं है, ये होल थ्राइस है। CH3 का होल थ्राइस या होल ट्वाइस ही लग रहा है, छोड़ो, CH3 का होल ट्वाइस ही है। एसीटोन, असल में इसका डायग्राम मैं बना के दे देता हूं आपको। ये दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, बिल्कुल सही, ऐसे बनेगा। ठीक है ना? इसकी बात कर रहा है, CH3 का होल ट्वाइस CO, एसीटोन की बात कर रहा है। तो इसमें टॉटोमेरिज्म बिल्कुल होगी। ये रहे, ये 3 अल्फा एच, ये 3 अल्फा एच, तो कितने? 6 अल्फा एच आ गए, और ये 6 के 6 क्या अल्फा एच है, तो डेफिनेटली टॉटोमेरिज्म होगी। क्या होगी? टॉटोमेरिज्म होगी। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख। क्लियर है? मेन बात अल्फा एच चेक करना है। तो ये आ गया कौन? फंक्शनल ग्रुप। अल्फा एच देखो है कि नहीं है? 3 ये गए, 2 ये गए। क्लियर है? 5 अल्फा एच।
तो टॉटोमेरिज्म होगी, बिल्कुल होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा एच चेक करने। क्या चेक करना है बेटा? अल्फा एच। क्लियर है? अगर अल्फा एच एक भी है मिनिमम तो भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। एक और केस देख, CH3 का होल ट्वाइस CH अब ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, देखना जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लग रहे हैं CH3, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब पूछा जाए तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये रहा। अल्फा कार्बन कौन है? ये रहा। अल्फा एच है क्या? बिल्कुल है। कितने हैं? एक। कितने अल्फा एच है? ओनली एंड ओनली वन अल्फा एच। अब अल्फा एच है तो टॉटोमेरिज्म होगी ही होगी, डेफिनेटली। क्लियर है? हाँ या ना? तो मिनिमम वन तो मिलना ही चाहिए। इसी तरीके से CH3 का होल थ्राइस CCHO, अब इसमें पूछा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये रहा CH3, ये C, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब अल्फा एच देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये तो अल्फा एच होगा नहीं डेफिनेटली। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन? अल्फा कार्बन। अब क्या इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन लग रहा है क्या? मेरे ख्याल से नहीं लग रहा। इनको तो अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे CH3 बैठा बेटा, ना कि H। इससे डायरेक्टली अगर अटैच होता कोई हाइड्रोजन तो वो अल्फा हाइड्रोजन माना जाता, पर इस पे कोई हाइड्रोजन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो नंबर ऑफ अल्फा एच 0, टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। क्लियर है? हाँ या ना? आ गई होगी यहाँ तक बात। अब बेंजल डिहाइड का केस देख, ये क्या बन रहा है? बेंजल डिहाइड। अब इसमें पूछा जाए, अब समझ में नहीं आता तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड, और इस पे बैठा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है? हाँ या ना? ये आपका बेंजल डिहाइड है। कौन है ये? बेंजल डिहाइड है। क्लियर है? हाँ या ना? ये बनना है, ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ये रहा। क्लियर है? इससे जुड़ा हाइड्रोजन ये अल्फा तो नहीं होगा, नहीं। अल्फा कार्बन कौन है? ये रहा। क्या इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0, तो टॉटोमेरिज्म होगी क्या? नहीं। तो बेंजल डिहाइड में भी टॉटोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस अल्फा कार्बन से जुड़ा है उस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। क्लियर है? इसी तरीके से एक और कंपाउंड, और हाँ याद रखना बेटा, इस वाले जो बेंजीन इतना जो पोर्शन बना है ये C6H5 है बेटा। ये कौन है? इसको हम PH लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? PB नहीं, PH। क्या लिखते हैं? PH, फिनाइल कहते हैं, C6H5। क्लियर है? उसी पे जुड़ा हुआ है ये आपका CHO, ये C6H5 को कहते हैं हम PH। क्लियर है? तो अब एक कंपाउंड और बना इसी तरीके से। क्लियर है? तो PHCOCH3। अब कैसे दिख रहा होगा? ये वो ऐसे दिख रहा होगा, देखना जरा यहाँ पे ध्यान से, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सुने पर तभी समझ में आएगा ये वाली चीजें। ठीक है? हाँ या ना? ध्यान से देखना तभी समझ में आएंगी। ये बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनना है, ये रहा। इसको PH बोलते हैं। ये C6H5, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्री वैलेंसी। इसको PH लिखा है इसने यहाँ पर, ये PH यही है स्ट्रक्चर। इस पे C डबल बॉन्ड O लगा है, उस पे CH3। अब अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये रहे, क्योंकि ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन ये रहा, और एक अल्फा कार्बन ये रहा। क्लियर है? हाँ या ना? तो दो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे उल्टा बना देता हूँ, ये बना देता हूँ C, ये बना देता हूँ H3। ठीक है ना? तो ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाए जाएंगे। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 3। टॉटोमेरिज्म होगी, बिल्कुल होगी। क्लियर है? भले इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं आ रहा, पर इसका तो आ ही जाएगा ना, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। क्लियर है? हाँ या ना? चले एक और केस देखो, PH का होल ट्वाइस CO। अब कुछ नहीं, कार्बोनिल इसके दोनों तरफ वही बेंजीन वाली बिठा दी, इधर भी बिठा दी है और इधर भी बिठा दिए, तो अल्फा कार्बन मिलेंगे क्या? मिलेगा, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्लियर है? इससे भी एक बेंजीन जोड़ दिए, इससे भी जोड़ दिए, तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों केस में ही 0 आएंगे, ना यहाँ पर मिलेगा ना यहाँ पर मिलेगा, तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर है? तो ये बेसिक से सिंपल पॉइंट है अल्फा हाइड्रोजन और टॉटोमेरिज्म के लिए। उम्मीद करूंगा यहाँ तक तो एग्जांपल्स बच्चों वाले क्लियर होने चाहिए। ठीक है? स्पेशल ये थे थोड़े। क्लियर है? अब एक केस और आता है देखना, पैराबेंजोक्विनोन का एक स्पेशल केस है। ये कौन है? पैराबेंजोक्विनोन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना जरा। कार्बन इधर आया CH, इधर आया CH, इधर आया डबल बॉन्ड CH, इधर आया डबल बॉन्ड CH। क्लियर है? और इधर आया कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ये रहा।
क्लियर है? इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ये रहा। तो अल्फा कार्बन कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। तो अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन की बात आती है पैरा बेंजोक्विनोन में। अगर और थोड़ा अच्छे से बना दूं मैं से, ठीक है ना? तो देखना जरा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, आपको बिल्कुल अलग निकाल के दिखा दे रहा हूँ हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन, ठीक है? इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, तो एक हाइड्रोजन तो ये गया, एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन ये गया। और ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये चारों के चारों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये चारों के चारों अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्लियर है? तो पैरा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका है? पैरा बेंजोक्विनोन। तो कितने हाइड्रोजन मिल रहे? अल्फा 4। बट स्टिल यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाती। बट स्टिल यहां पर भले ही आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, बट स्टिल यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाती। उसका रीजन है इस कार्बन की प्लेनैरिटी, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में नहीं जा पाते। याद रखना, इन केस ऑफ पैरा बेंजोक्विनोन भले ही हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बट स्टिल वहां पे टॉटोमेरिज्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जो प्लेनर है नेचर में, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो नोट बना के याद रखना, जब भी अल्फा हाइड्रोजन sp2 कार्बन पे प्रेजेंट होगा वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, और अगर वो कार्बन sp2 है, प्लेनर है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो वही बोल रहा हूं मैं। तो इस स्ट्रक्चर में भले ही 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बट वो चारों के चारों sp2 कार्बन से जुड़े हैं, इसी वजह से यहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसी का एक भाई बनाया है मैंने, अब पैरा बेंजोक्विनोन नहीं है, इसी का ही एक कंडीशन और बना दी। क्लियर है? देखना जरा, इसी की एक कंडीशन और बना दी मैंने। ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? हाँ या ना? तो यहां पर 2 हाइड्रोजन ये रहे, यहां पर 2 हाइड्रोजन ये रहे, इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना? इधर भी 2 हाइड्रोजन ये गए। क्लियर है? अब पूछा जाता है टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी? बेटा बिल्कुल होगी। फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन sp2 है? बिल्कुल नहीं है, sp3 हाइब्रिड है। क्या ये कार्बन sp2 है? बिल्कुल नहीं, sp3 हाइब्रिड है। तो टॉटोमेरिज्म होगी? बिल्कुल 2000% होगी। क्लियर है? तो याद रखना इस वाले केस को, पैरा बेंजोक्विनोन वाले। पैरा बेंजोक्विनोन में क्यों नहीं होती? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है, बट वो sp2 कार्बन से जुड़ते हैं। किससे? sp2 कार्बन से, इसलिए वहां पर टॉटोमेरिज्म नहीं होती, और इस केस में टॉटोमेरिज्म हो जाती है। दैट्स इट। क्लियर है? दोनों केस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। क्लियर है? और एग्जांपल देख, एक और देख, इथाइल एसीटो एसीटेट। कौन है ये? इथाइल एसीटो एसीटेट का केस है ये। ठीक है? क्लियर है? अब इसमें पूछा जाए टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप पकड़ो। किसकी बात चल रही है? केवल कार्बोनिल। इसी को ही हम मानेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमारे हिसाब से नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कार्बोनिल कंपाउंड में ही टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, एस्टर वगैरह में टॉटोमेरिज्म नहीं होती। याद रखना, एस्टर या एसिड वगैरह उनमें टॉटोमेरिज्म की बात कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। क्लियर है? तो एसीटोन वाला ग्रुप पकड़ना, मैंने पकड़ लिया। कीटोन वाला पकड़ लिया, तो ये आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन के 3 ये गए, 2 ये गए। है अल्फा हाइड्रोजन? बिल्कुल है। कितने? 5। तो टॉटोमेरिज्म होगी, दौड़ के होगी भाई साहब। क्लियर है? तो इथाइल एसीटो एसीटेट, इसमें भी अल्फा एच है। कितने हैं? 5 है, और टॉटोमेरिज्म बहुत आसानी से होगी। क्लियर है? एक केस और देख, बाईसाइक्लो कंपाउंड है बेटा। एक चेन ये गई, दूसरी चेन ये गई, तीसरी चेन ये गई। अब इस चेन में बैठे इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, ये आगे फंक्शनल ग्रुप। अब इससे जुड़ता हुआ कार्बन ये रहा, और इससे जुड़ता हुआ कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन। इस पे हाइड्रोजन 1 है, इस पे हाइड्रोजन 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3। तो टॉटोमेरिज्म होगी? बिल्कुल होगी। बेटा एक पॉइंट याद रखना, नोट बता रहा हूं बाईसाइक्लो के लिए, कभी भी ये वाला अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। TAUT लिख दूं शॉर्ट में, टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखना, कभी भी ये ब्रिज हेडेड कार्बन का, कभी भी ब्रिज हेडेड कार्बन का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। भले ही यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इनमें से मात्र 2 कार्बन शो टॉटोमेरिज्म। पूरा लिख लेना। क्लियर है? भले ही यहां पर 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट उसमें से मात्र हमारे यही दोनों अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो कर पाएंगे।
ये अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाता। नोट बना के याद रखना कि ब्रिज हेडेड पे अगर ब्रिज हेडेड कार्बन है, क्योंकि यही वो टर्शरी कार्बन है यार जिसकी मदद से ये तीनों ब्रिज जुड़े हुए हैं, तो ये ब्रिज हेडेड कार्बन है या फिर ब्रिज हेडेड अल्फा हाइड्रोजन है। ये कौन सा? उस कार्बन पे बैठा हुआ है जो ब्रिज का हेड है, जो ब्रिज को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये वो कार्बन है जो ब्रिज को पकड़ के बैठा हुआ है। तो अगर इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन बन के आती है तो इस ब्रिज हेडेड कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। तो दो केस आ गए, एक तो sp2 वाले कार्बन के और एक ब्रिज हेडेड कार्बन के हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बट यहां पर हो जाएगी टॉटोमेरिज्म, भले ही 3 अल्फा एच है बट मात्र इसमें से 2 अल्फा एच ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे वाला तो किसी काम का नहीं है, तीसरे वाला तो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो ब्रिज हेडेड कार्बन पे बैठा है। तो टॉटोमेरिज्म हो तो जाएगी बट इस हाइड्रोजन की वजह से नहीं होगी, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से हो सकती है। दैट्स इट, क्लियर है। और इसी केस को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा डायग्राम भी बना रखा है, बना दिया मैंने। ये आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। इसका अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी टॉटोमेरिज्म नहीं हो रही। वही रीजन है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे बैठे हैं? ब्रिज हेडेड कार्बन पे बैठे हुए हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे बैठे हुए हैं? ब्रिज हेडेड कार्बन पे बैठे हुए हैं। इसलिए इनमें भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी, क्लियर है। इसी तरीके का एक और केस बना दिया मैंने, ये रहा ब्रिज हेडेड कार्बन वाला। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर बिल्कुल हाइड्रोजन होगा, पर यहाँ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं क्योंकि ये पीएच जुड़ रहे हैं, वही बेंजीन वाले, क्लियर है। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो सही, कितने? 1, पर वो किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना, क्योंकि एक वैलेंसी इधर पूरी हो गई, एक इधर हो गई, 2 बेंजीन के साथ पूरी हो गई इसकी, क्लियर है। तो इस पे तो कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, क्लियर है। तो अगर बचा भी तो हाइड्रोजन इस कार्बन वाला अल्फा हाइड्रोजन बचा, बट वो किसी काम का होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन किस पे बैठा है? ब्रिज हेडेड कार्बन पे। तो अल्फा हाइड्रोजन तो भले ही एक है बट टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट केस है, मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन में, मार्क कर लेना। इंजीनियरिंग चाहे देख लो चाहे नीट को देख लो, क्लियर है। चलें आगे। तो बेटा ये सारी ऑल पॉसिबल कंडीशन बता दी मैंने जहां पर फंसते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व करने पर, क्लियर है। मेन बात एक ही कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो अल्फा हाइड्रोजन कैपेबल होना चाहिए टॉटोमेरिज्म का। जैसे कि 2 एक्सेप्शनल केस दिखाए ना, एक तो पैराबेंजोक्विनोन में और एक बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में, जहां पर अल्फा एच होने के बावजूद भी टॉटोमेरिज्म नहीं आ रही थी। दैट्स इट। उन दोनों को नोट बना के याद कर लेना। एक नोट दे भी रखा है, इन बाइसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज हेडेड हाइड्रोजन डू नॉट अंडरगो टॉटोमेरिज्म, क्लियर है। और दूसरा आप अपने हिसाब से पैराबेंजोक्विनोन का बना लेना कि वो अल्फा हाइड्रोजन जो sp2 कार्बन से लिंक है वो भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते, क्लियर है। एक नोट ये रहा, एक आप खुद ऐड कर लें, एक नोट बना रखा है, एक आप खुद ऐड कर लें, दैट्स इट, क्लियर है। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म की कंडीशन है। क्वेश्चन देखो जरा 1-2, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। क्वेश्चन है इनमें से किसमें टॉटोमेरिज्म मिलेगी, क्लियर है। आगे खोल के कान खोल के देखना, ठीक है। तो इसमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर है, कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर है। अब बात आती है इसमें मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी आंसर है। अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। अब बात आती है इसकी, तो बेटा ये तो कीटोन है ही नहीं या कार्बोनिल कंपाउंड है नहीं, ये तो एस्टर है, तो ये आंसर जाएगा नहीं, ये आंसर जाएगा नहीं। इन दोनों में आपकी टॉटोमेरिज्म मिल जाएगी। तो वही पूछा इनमें से किसमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगी, पहले में और तीसरे में, दैट्स इट। इसी तरीके से एक और, टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल इनमें से किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? वही केस, ये रहा कार्बन, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, ये रहे 2। अब क्या ये कार्बन sp2 है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ का 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म बिल्कुल मिलेगी 2000%। सही केस इसी का है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी, क्लियर है। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी टॉटोमेरिज्म आसानी से हम देख पाएंगे, इसमें भी हम टॉटोमेरिज्म आसानी से देख पाएंगे। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें भी और इसमें 8 है, क्लियर है। और ये कार्बन कैसे है? sp3 हाइब्रिड, और ये वाले कार्बन भी कैसे हैं? sp3, तो कोई टेंशन नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं अटकेगी, बिल्कुल हो जाएगी टॉटोमेरिज्म आसानी से, क्लियर है। याद रखना ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक केस और देख, ये वाला, क्या इसमें होगी
टॉटोमेरिज्म, इसमें बनाओ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसमें ये दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी और ये भी, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये sp3 कार्बन पे बैठे हैं, तो यहाँ पर 6 अल्फा H होने की वजह से यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म आसानी से दिख जाएगी, क्योंकि इनके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp2 कार्बन पे नहीं है, sp3 पे, तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बचा केस लास्ट वाला पैराबेंजोक्विनोन का, ये अभी बताया मैंने आपको, पैराबेंजोक्विनोन का, क्लियर है। इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे, ये रहे, ये रहे और ये रहे, क्लियर है, हाँ या ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन दिखेंगे इसके केस में आपको, बट वो चारों के चारों टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों अल्फा H जो है वो sp2 कार्बन के ऊपर बैठे हुए हैं। किसके ऊपर बैठे हुए हैं? sp2 कार्बन के ऊपर बैठे हुए हैं, क्लियर है, और इस वजह से ये टॉटोमेरिज्म में नहीं जा पाते। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना, टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन कर लेना, क्योंकि ऑप्शन फिर वो लगा देना, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल इन कर लेना, तो आंसर ही आएगा, क्योंकि ये तीनों तो शो कर ही रहे ना यार, सिंपल कंडीशन है। याद रखना पैराबेंजोक्विनोन में 4 अल्फा H भले ही है, पर वो चारों के चारों sp2 कार्बन पे होने की वजह से टॉटोमेरिज्म शो नहीं करते। उल्टा आंसर क्वेश्चन बना लेना जिससे आंसर आपको डी पता लग जाए, क्लियर है, हाँ या ना। एक लास्ट केस और देख ले, एक क्वेश्चन उसको और सुन लो, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कीटोइनॉल आइसो, अरे कीटोइनॉल वही तो है भाई टॉटोमेरिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड में दो ही तो फॉर्म बनाई, एक कीटो फॉर्म और टॉटोमेरिज्म के बाद इनॉल फॉर्म। तो इसमें से पूछा गया इन पांचों ऑप्शन में से किसमें हमें टॉटोमेरिज्म दिख जाएगी या कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म दिख जाएगी। तो मेरे ख्याल से जरा चेक करें, इसमें देखो पहले, सबसे पहले इसमें होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें देखो ये एसिड है तो इसमें भी नहीं होगी, इसको देखो इसमें तो होगी नहीं, केवल एक ही ऑप्शन बचे, एक तो ये बचा और एक नन बचा। तो अब आप बताओ जरा इसमें पॉसिबल है या नन ऑफ दीज आंसर जाना चाहिए? थोड़ा अकल लगाएंगे तो समझ में आएगा, क्लियर है, हाँ या ना। असल में बिल्कुल पॉसिबल है, फिनॉल के केस में पॉसिबल होगी, नन तो आंसर नहीं जाएगा। किसके केस में पॉसिबल होगी बेटा? फिनॉल। अब फिनॉल में समझ में नहीं आता कभी कभी बच्चों को असल में, क्योंकि वो इनॉल कंटेंट बना के दे रखा है आपको, ये असल में इनॉल फॉर्म बना के दे रखी है एक कंपाउंड की, क्लियर है। तो जनरली अभी तक हर केस में मैंने कीटो फॉर्म से समझाया कि कीटो फॉर्म में अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म हो गई। तो अब जब बच्चों के सामने ये क्वेश्चन आया था कि फिनॉल बना के दे देता है वो इस टाइप के क्वेश्चन, और एक क्या करेगा इनमें से ऑप्शन हटा के नन लगा देगा, तो नन लगाया जाते बच्चे। असल में बेटा फिनॉल कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म की वजह से ही बना है, ये मान लो आप। इनॉल, ये जो फिनॉल है इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल, क्लियर है। तो ये एक इनॉल फॉर्म है कंपाउंड की जो टॉटोमेरिज्म शो कर सकती है। अब कैसे मिलेगी फिनॉल के अंदर टॉटोमेरिज्म? ये रही रीजन बनना है, देखो जरा, फिनॉल के अंदर टॉटोमेरिज्म दिखा रहा हूं, ठीक है, दिमाग लगाना, ये कार्बन ये रहा, ये कार्बन ये रहा, ठीक है, अकल लगाना। क्या कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन मूव करा रहे हैं, इस पे एक हाइड्रोजन बैठा हुआ है, तो अब मैं वापस कर रहा हूं, इसका डबल बॉन्ड इसे वापस कर दिया, इसका हाइड्रोजन में वापस खुदा के ले आया, क्लियर है। अभी तक मैंने कीटो फॉर्म में दिखाया था, कीटो से हाइड्रोजन मूव करा के दिखाया था, अब इनॉल से बुला रहे हैं, तो OH का हाइड्रोजन वापस से अपने अल्फा कार्बन पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस से चला। अब चलो कीटो फॉर्म बना के देख लो, कीटो फॉर्म से इनॉल की तरफ चलेंगे। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ये, क्लियर है, ये कौन सा कार्बन? ये फंक्शनल ग्रुप, ये इसका अल्फा कार्बन, और ये वाला भी अल्फा कार्बन है, पर इसका हाइड्रोजन किसी काम का है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसका हाइड्रोजन किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का हाइड्रोजन नहीं है, हमारा हाइड्रोजन काम का है कौन? ये, क्योंकि ये अल्फा कार्बन टॉटोमेरिज्म शो कर सकेगा, ये अल्फा कार्बन टॉटोमेरिज्म शो कर सकेगा। तो कराइए जरा टॉटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड आ गया इधर, क्लियर है। और बनाओगे स्ट्रक्चर तो आपको यही बन के आएगा, फिनॉल है, ये इनॉल फॉर्मेशन है, तो इसको कहते हैं हम फिनॉल, कंपाउंड का नाम है फिनॉल, क्लियर है। और ये कीटो फॉर्म, ये फिनॉल मतलब उसकी इनॉल फॉर्म। तो डेफिनेटली जब यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से यहां भी तो जा सकते हो, उल्टा काम करा ले, हाइड्रोजन भेज दे इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड भेज दे वापस से ऑक्सीजन के पास, क्लियर है। तो डेफिनेटली फिनॉल के अंदर हमें टॉटोमेरिज्म दिख गई, क्योंकि इनॉल फॉर्म बना रखी है ये किसकी? इस वाले कीटो कंपाउंड की, क्लियर है। इस कीटो कंपाउंड की ये फिनॉल फॉर्म या इनॉल फॉर्म बना रखी है, जिसको आप फिनॉल के नाम से जानते हो। तो डेफिनेटली इनमें से फिनॉल के अंदर हमें टॉटोमेरिज्म दिख जाएगी। कौन सी वाली? कीटो इनॉल, वही टॉटोमेरिज्म ही है, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आया होगा, ठीक है बेटा। स्पेशल एग्जांपल है, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो फिनॉल के अंदर हमें टॉटोमेरिज्म इस तरीके से दिख जाएगी, देख ले, चेक कर ले, बिल्कुल सही है, यही कंडीशन टॉटोमेरिज्म की, क्लियर है। इसकी कीटो फॉर्म बना के चेक कर लो ना, कीटो फॉर्म बनाई, अल्फा हाइड्रोजन मूव करता हुआ बिल्कुल आराम से दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये टॉटोमेरिज्म शो हो रही है यहाँ पर, दैट्स इट, क्लियर है। तो इतनी सी बात थी भैया कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म की। तो जितनी भी कंडीशन थी सारी बता दी मैंने, जितनी भी कंडीशन थी कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म की सारी बता दी,
क्लियर है? उम्मीद करूंगा अल्फा हाइड्रोजन वगैरह समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मूवमेंट कराना है, किस तरीके से नहीं कराना, और कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जाते हैं और किस किस कंडीशन में अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाते। सारी बातें हैं, नोट पॉइंट बना के मार्क कर लेना, एग्जाम्पल्स देख लेना, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म की बात हो गई। अब बात आती है, क्या सर कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा भी और ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें टॉटोमेरिज्म होती है? बिल्कुल है। तो उन कंपाउंड्स के अंदर कैसे होगी टॉटोमेरिज्म की कंडीशन, वो देखो। क्लियर है? तो अब कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा नाइट्रो कंपाउंड्स वगैरह में भी बेटा टॉटोमेरिज्म मिलती है। तो अब इस कंडीशन में टॉटोमेरिज्म की क्या कंडीशन बन के आती है वो देखना, ध्यान से सुनिए। नाइट्रो कंपाउंड में देखो बेटा टॉटोमेरिज्म किस तरीके से होती है, ठीक है ना? सिंपल कंडीशन है, नाइट्रो कंपाउंड बनाया, RNO2 लगा दिया, ठीक है ना? तो कुछ नहीं, NO2 को हम मान लो फंक्शनल ग्रुप है, NO2 से लगा हुआ कार्बन ये वाला, इसको कहेंगे आप अल्फा कार्बन, और इस पे बैठे हुए H को आप कहेंगे अल्फा H। क्लियर है? तो नाइट्रो कंपाउंड में भी वही कहानी है, H उठ के जाएगा, अब कहां पर जाता है वो देखना, डबल बॉन्ड आएगा यहां पर और H जाएगा यहां पर। क्लियर है? कुछ नहीं, डबल बॉन्ड इधर ले आना, H को उधर पहुंचा देना, कुछ नहीं किया मैंने, देख ये किया है। तो CH3 हो गया, ये CH डबल बॉन्ड N हो गया और यहाँ पर OH हो गया वो। क्लियर है? तो इस तरीके से टॉटोमेरिज्म मिलती है नाइट्रो कंपाउंड में, जैसे कार्बोनिल में दिखाई दी ना, वैसे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया पूरा। अब इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, इस H को अल्फा H, तो H उठ के जाएगा इस ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ये, तो ये टॉटोमेरिज्म। तो अब कंपाउंड का नाम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बेटा नाइट्रो और इसको हम बोलते हैं बेटा एसिनाइट्रो। क्लियर है? क्योंकि आपने ये वाला भी पढ़ा है, जैसे ये वाली कंडीशन भी आपने पढ़ी हुई है, CH3 CH2, ये NO2 वाली कंडीशन है, ठीक है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, बट ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। यहाँ पर नाइट्रो एंड एसिनाइट्रो है और ये नाइट्रो एंड नाइट्राइड है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है ये दोनों, बट ये दोनों टॉटोमर्स है। कौन है? टॉटोमर्स। तो नोट बना के याद रखना, नीचे लिखा भी हुआ है मैंने, ये रहा, अभी देखेंगे, ठीक है ना? तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन कुछ नहीं, अल्फा H गया इधर, डबल बॉन्ड गया इधर, तो नाइट्रो और एसिनाइट्रो। एक बात और आती है, जो एसिनाइट्रो कंपाउंड है बेटा, ये एल्कली में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? रीजन, इनके पास एसिडिक H होता है। कौन सा H होता है? एसिडिक। ये OH की फॉर्म में है ना, ये एसिडिक H है, बट ये एल्कलीज में सॉल्युबल नहीं होते। तो याद रखना, बिकॉज ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन दे आर सॉल्युबल इन एल्कली या NaOH, एक्वस NaOH या एल्कली के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये नाइट्रो कंपाउंड। इसी तरीके से HNO2 में भी मिलती है बेटा, इसी तरीके से HNO2। अब यहाँ पर R तो होता नहीं है, इकलौता हाइड्रोजन होता है बेटा, याद रखना। नाइट्रिक एसिड वाली कंडीशन में भी मिलती है HNO2 में, कुछ नहीं, इसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, क्लियर है, और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, इसमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन N से हटके O पे जुड़ जाएगा और ये N का डबल बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड, और ये नाम चेंज कर लेना, नाइट्रस, NITROUS, नाइट्रस एसिड बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इससे अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। इसमें तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन देख रहे थे, यहाँ पर इकलौता एक ही हाइड्रोजन है HNO2 में। क्लियर है? तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन उठ के ऑक्सीजन पे चला जाता है और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इस वाले सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे चला जाता है। क्लियर है? तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड वाली कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिख रखा है डायड सिस्टम। क्या लिख रखा है? डायड। असल में डायड सिस्टम इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के एटम इन्वॉल्व है। कितने टाइप के? दो टाइप के। हाइड्रोजन के अलावा केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो इन्वॉल्व है, बट इस केस में नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है और कार्बन भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा। इसलिए इस टाइप के सिस्टम्स को हम कहते हैं ट्रायड सिस्टम, और इस टाइप के जो भी सिस्टम मिलेंगे वो हमें बोलते हैं डायड सिस्टम। हाइड्रोजन के अलावा केवल दो ही डिफरेंट टाइप के एटम्स इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए ये जो सिस्टम है इसको हम डायड सिस्टम का नाम देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये HNO2 और नाइट्रो कंपाउंड्स के केस की कंडीशन होगी टॉटोमेरिज्म की। नोट वही लिखा है मैंने, नाइट्रो एल्केन एंड एल्केन नाइट्राइड या एल्काइल नाइट्राइड आर फंक्शनल आइसोमर्स नॉट टॉटोमर्स। तो ये नाइट्रो और एसिनाइट्रो की कंडीशन है, और ये नाइट्रो और नाइट्राइट वाली कंडीशन है। ये दोनों बेटा फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं और ये दोनों टॉटोमर्स होते हैं। नोट बना के याद रखना। क्लियर है? तो ये नाइट्रो कंपाउंड और HNO2 की बात हुई टॉटोमेरिज्म की। अब यूरिया में कैसे होती है? यूरिया में बेटा वही देखना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे काम करता है C डबल बॉन्ड O। कौन काम करता है? C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे अल्फा नाइट्रोजन की बात करते हैं, ना कि अल्फा कार्बन। तो इस नाइट्रोजन पे जो बैठे हुए H है ये होते हैं अल्फा H। इनका मूवमेंट दिखाया जाता है, इनका मूवमेंट दिखाया था। अब कैसे मूवमेंट हुआ? ये अल्फा हाइड्रोजन गया इधर
और ये डबल बॉन्ड गया इधर, बिल्कुल कीटोन्स की तरह। तो कुछ ये कंपाउंड बन के आ गया। इसको मैं ढंग से बना दूं, NH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन के आया है। क्लियर है? हाँ या ना? यही बना रखा है। ये OH थोड़ा पीछे हो गया, आगे शिफ्ट कर लेना, वो बन के आया है। इसको हम कहते हैं आइसोयूरिया। क्या कहते हैं? आइसोयूरिया। क्लियर है? और इसको क्या कहते हैं? यूरिया। तो अल्फा हाइड्रोजन ही मूव कराया गया है। क्लियर है? हाँ या ना? और यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो ट्रायड है, क्योंकि हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट टाइप के एटम इन्वॉल्व है। तो जहां पर भी 3 टाइप के एटम इन्वॉल्व होंगे तो वो ट्रायड सिस्टम होगा, याद रखना ये वाली बात। क्लियर है? हाइड्रोजन के अलावा, दैट्स इट। तो यूरिया का भी समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन है? बगल में जो बैठा हुआ नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ना, उनको अल्फा हाइड्रोजन, उनका मूवमेंट दिखाते हैं, बिल्कुल कीटोन्स की तरह ही है। क्लियर है? इसी तरीके से एक लास्ट केस और सुन ले, हाइड्रोजन साइनाइड का केस। किसका केस? हाइड्रोजन साइनाइड वाला केस। क्लियर है? इसमें भी टॉटोमेरिज्म, कुछ नहीं, लगती फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसी है पर होती नहीं है। HCN के केस में पहले हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, टॉटोमेरिज्म के बाद ये पहुंच जाता है नाइट्रोजन पे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो वही वाले केस आ गए, HCN और HNC वाला केस। HCN और HNC ये टॉटोमेरिज्म होगी। क्या है ये? टॉटोमेरिज्म। बट अगर यहीं पे हाइड्रोजन की जगह RCN एंड RNC ये वाली कंडीशन अगर होती तो ये बेटा फंक्शनल आइसोमर्स है, बता चुका हूं ये वाली मैं। क्लियर है? पर हाइड्रोजन साइनाइड के केस में इसी टाइप की कंडीशन को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। एक बार HC से जोड़ के साइनाइड बना रखा है और एक बार आइसोसाइनाइड बना रखा है, तो वो टॉटोमेरिज्म का केस आता है। और ये भी एक डायड सिस्टम ही है जिसमें हाइड्रोजन के अलावा 2 डिफरेंट टाइप के एटम इन्वॉल्व हैं। तो क्लियर है? तो नोट मैंने लिख दिया, RCN एंड RNC आर फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट टॉटोमर्स, पर HCN एंड HNC आर टॉटोमर्स, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये 5 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें हम टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स इट। क्लियर है? सिंपल कंडीशन है, याद हो जानी चाहिए इन 5 कंपाउंड्स के केस की। इनमें से जो मेन है वो कार्बोनिल कंपाउंड ही है। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक टॉटोमेरिज्म क्लियर होगा। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, क्लियर है? उसको सुनना। क्या? कीटो इनॉल कंटेंट। क्या? कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का परसेंटेज पूछा जाता है, कौन ज्यादा है कौन कम है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में मैंने आपको मेजरली बोला है, उसी में टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन बन के आता है। उसमें से एक कंडीशन और बनाते हैं लोग कि ये पूछते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर अगर उस कार्बोनिल कंपाउंड ने टॉटोमेरिज्म शो करी तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कीटो कंटेंट ज्यादा होगा अमाउंट में या इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो एक नोट याद रखना, सबसे पहले ही नोट बता दे रहा हूं, जनरली कीटो फॉर्म्स को हम स्टेबल मानते हैं और जो स्टेबल होती हैं वो ज्यादा होती है परसेंटेज में या अमाउंट के अगर हम बात करें तो वो ज्यादा होगी नेचर में अबंडेंस की मात्रा में। क्लियर है? तो याद रखना कीटो इनॉल कंटेंट चेक कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो एक नोट हमेशा याद रखना, क्या जनरली बात चल रही है, हमेशा नहीं बात चल रही। तो एक्सेप्शन ही पढ़ाऊंगा आपको एक तरीके से। तो जनरली कीटो फॉर्म को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं इनॉल फॉर्म से और इसी वजह से कीटो फॉर्म ज्यादा अबंडेंट होती है नेचर में। जैसे कि एक केस है एसीटोन का, इसकी हमने ये बनाई कीटो फॉर्म और इसकी ये बना दी इनॉल फॉर्म। अब बनाना नहीं सिखा रहा, बता चुका हूं यार, अब भी सिखाना पड़े तो दिक्कत है। क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन मूव करा के कीटो और इनॉल बना ली। और क्या नोट पड़ा, जनरली कीटो फॉर्म स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। तो किसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा नेचर में? कीटो का। तो इसमें केस में जब हमने देखा तो एसीटोन की मात्रा इस इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। 99% अगर आपको एसीटोन मिल रहा है तो उस सॉल्यूशन में मात्र 1% के अमाउंट में इनॉल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टॉटोमेरिज्म होगी बट अबंडेंस नेचर में कीटो फॉर्म की ही होगी क्योंकि जनरली स्टेबल होती है ये। क्लियर है? तो 99% अगर कीटो फॉर्म प्रेजेंट है तो मात्र 1% उसकी इनॉल फॉर्म होगी। क्लियर है? बट एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। क्लियर है? तो एक्सेप्शन आने की वजह से देखें कहां पर आया एक्सेप्शन, जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं डाइकीटोन्स में, जैसे कि ये रहा। क्लियर है? लगभग बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए। तो एक डाइकीटोन्स वगैरह भी बताऊंगा, हाँ या ना, उनमें एक्सेप्शंस ऑब्जर्व करते हैं। बट यहां पर एक केस दे रखा है इथाइल एसीटो एसीटेट का। क्लियर है? अब इसमें चेक करा हमने कीटो इनॉल कंटेंट, तो इसमें जब देखा गया तो ये फॉर्म कौन सी बन रही है? कीटो फॉर्म बन रही है। कौन सी फॉर्म? कीटो फॉर्म बन रही है। और ये वाली कौन सी फॉर्म बन रही है? इनॉल फॉर्म बन रही है। क्लियर है? ये कौन सी है? कीटो, वो कौन सी है? इनॉल फॉर्म। अब इसमें टॉटोमेरिज्म कराई, हाइड्रोजन इधर वाला मूव कराया, डबल बॉन्ड इधर कराया है, तो ये बन गया इसकी इनॉल फॉर्म। और जब इसने इनॉल फॉर्म बनाई तो हमें दिखा इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हुआ? इस एस्टर वाले इस सी डबल बॉन्ड O ने और इस C के OH ने आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर। इंटर लिख गया, इंट्रा है, INTRA, इंट्रा TRA।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। कौन सी बॉन्डिंग कर ली? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम चीलेशन का भी नाम देते हैं। चीलेशन क्यों? क्योंकि एक रिंग बन गई। ये क्या बन गई? एक रिंग फॉर्मेशन बन गई, जिसकी वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। क्लियर है? तो इथाइल एसीटोएसीटेट के केस में हमने जब देखा तो हमें क्या मिला? उसके इनॉल कंटेंट में चीलेशन की फॉर्मेशन दिख गई या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख गई। क्या दिख गई? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चीलेशन, जिसको हम रिंग फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस केस में हमने जब परसेंटेज देखी कीटो इनॉल की, तो कीटो की 93% हो गई और इनॉल की बढ़ के 7%। जहां ऊपर अभी देख रहे थे तो वहां पे कीटो 99% था और इनॉल मात्र 1% था। बट इथाइल एसीटोएसीटेट के केस में ये परसेंटेज में चेंज या वेरिएशन आ जाता है। कितना? कीटो की परसेंटेज तो मात्र 93 रह जाती है और इनॉल की कहां 1% थी और कहां ये 7% है। और इसकी चेंज हम एक्सप्लेन करते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। दैट्स इट। तो इन शॉर्ट, अगर इनॉल कंटेंट का परसेंटेज बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आ रहा होगा जो उस इनॉल फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा होगा, क्योंकि जनरली कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म के कंपैरिजन में। क्लियर है? एक्सेप्शन है, नोट करें। चलें, इसी तरीके से डाइकीटोन्स में भी हम देखते हैं केस। डाइकीटोन्स के अंदर भी यही कलेस रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे कि एक डाइकीटोन बनाया, ये इसकी कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन मूव करा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर इनॉल फॉर्म बना दी उसकी। क्या बना दी? इनॉल फॉर्म। फिर देखा गया परसेंटेज का चेंज, फिर देखा गया तो डाइकीटोन्स में तो इतना खतरनाक चेंज आया कि इनॉल की परसेंटेज हो गई 76% और कीटो की परसेंटेज मात्र 24% रह गई। एक्सेप्शन है बेटा, नहीं तो अभी तक हम जनरली यही मानते हैं कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। बट डाइकीटोन्स के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इनॉल में क्या चीलेशन या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, जिस वजह से उसका इनॉल स्टेबल हो जाता है और उसकी परसेंटेज इतनी ज्यादा हो जाती है इन केस ऑफ डाइकीटोन्स तो कि वो कीटो फॉर्म से भी अबंडेंट होता है नेचर में। क्लियर है? इसी तरीके से एक और डाइकीटोन का केस है, ये रहा। इसमें ये डाइकीटोन है और इसमें ये इसका इनॉल है। कौन है बेटा? इनॉल। तो इसमें भी हमें क्या मिली? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली। इन्हीं एग्जांपल्स को रटना, इसके अलावा आएगा भी नहीं कोई। क्लियर है? इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ही याद करके चलना। तो इसका जब हमने देखा, इसके अंदर भी हमें चीलेशन मिली, इसके अंदर भी हमें क्या चीलेशन मिल रही, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली और इसी वजह से इसका इनॉल कंटेंट का परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है कीटो फॉर्म से। कितना हो गया? 89% और अब कीटो कितना रह गया? मात्र 11%। तो ये सब चेंज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, नहीं तो जनरली कीटो फॉर्म ही मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। बट इन केस ऑफ डाइकीटोन्स या इथाइल एसीटोएसीटेट के केस में ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? डाइकीटोन्स में तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल, इनॉल का कंटेंट ज्यादा हो जाता है कीटो फॉर्म से। क्लियर है? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड चीलेशन। चीलेशन इसीलिए हुई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई। इसी तरीके से एक और केस है फिनॉल का, अभी जो मैंने ऊपर बनाया था। फिनॉल के केस में जब हम देखते हैं तो इनॉल और कीटो कंटेंट, ये फिनॉल कौन है? इनॉल फॉर्म है। कौन सी है? इनॉल फॉर्म। और ये इसकी कीटो फॉर्म है। तो इसके केस में पूछा गया कि फिनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा या इसकी कीटो फॉर्म का? तो बेटा देख लो कितना ज्यादा है, फिनॉल ही होता है जो भी कुछ होता है। 99.99% इसकी अबंडेंस होती है और इसकी कीटो फॉर्म की मात्र 0.01%। तो मतलब मेरे ख्याल से तो है ही नहीं, केवल ये इनॉल फॉर्म में ही मिलती है। तो इतना बड़ा वेरिएशन कैसे दिख गया कीटो इनॉल में? अभी तो आप कह रहे हो कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल है, बट यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस मिलने का एक ही रीजन है, साइक्लिक रेजोनेंस। कौन सी रेजोनेंस? साइक्लिक रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है और साइकिल में घूमते रहते हैं। किसमें घूमते रहते हैं? एक साइक्लिक रेजोनेंस में है। क्या है? एक कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, एक पूरा साइक्लिक रेजोनेंस वाली कंडीशन बनती है। इसी वजह से फिनॉल के केस वाला इनॉल कंटेंट 99.9% तक पहुंच जाता है और वहीं पे इसके कीटो की बात करें तो मात्र 0.01%। और यहां पर जो रीजन है वो है ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस, नॉट एसिड रेजोनेंस। क्या? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस, क्योंकि फिनॉल के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस मिलती है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी अबंडेंस नेचर में 99.99% तक पहुंच जाती है। दैट्स इट। तो कीटो इनॉल की कुछ थोड़ी सी बातें थी, बेसिक सी चीजें याद करने वाली है। क्लियर है? जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल तो उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, बट इथाइल एसीटोएसीटेट में या डाइकीटोन्स में या फिनॉल के केस में, इनके केस में इनॉल कंटेंट में चेंज आ जाता है। तो डाइकीटोन और फिनॉल के केस में तो इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि कीटो फॉर्म से भी ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। तो जो कंपाउंड्स बनाया सबकी परसेंटेज याद हो जानी
चाहिए, दैट्स इट। तो ये केस है बेटा टॉटोमेरिज्म का। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर जरूर होंगी। सिंपल है यार, अल्फा एच मूव कराना है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं कले से यहाँ पर। क्लियर है, हाँ या ना? तो बेटा इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दो तरीके की बताई थी, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। तो ये इस सेशन में आपका पहली टाइप की आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? उम्मीद करूंगा ये सारी टाइप की आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जरूर क्लियर होगी। तो बेटा एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना, फायदा आपको ही मिलेगा। क्लियर है? तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में सेकेंड टाइप की आइसोमेरिज्म दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।